जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय राजनीति में जातिवाद एक वास्तविकता है और जातिवाद भारतीय राजनीति में वास्तविकता है, यह कहना उतना पर्याप्त नहीं है जितना यह कहना कि लोकतंत्र में जातिवाद आवश्यक है। ऐसा कोर्स में भी पढ़ाया जा रहा है कि लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा, लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा। लोग वास्तविक मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, उसे किसी न किसी ग्रुप में बांटा जाएगा, तभी एक गुट दूसरे गुट से संघर्ष करेगा, इसी लालच में वह वोट देने जाएगा। वास्तव में लोग किसी भी व्यक्ति को अपना कीमती वोट क्यों देता है? क्या उससे कोई लाभ होता है? नहीं होता है ना। लोकतंत्र की एक वास्तविकता है जातिवाद, और जातिवाद का मतलब होता है और यही है कि सबकी पहचान को कृत्रिम ढंग से स्थापित कर देना, और वो कृत्रिमता अगर नहीं रहेगी समाज में तो वोट लोग देंगे क्यों? क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिकल लीडर लोकतंत्र में क्या प्रत्येक व्यक्ति का हित कर सकता है? सीधा सा जवाब आता है नहीं। लोकतंत्र में कोई भी नेता किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित नहीं कर सकता, तो फिर कोई व्यक्ति किसी को वोट क्यों देगा? वोट देगा ही नहीं तो चुनाव का कोई महत्व रह नहीं जाता, चुनाव का कोई महत्व रह नहीं जाता। जब वोट देने जाएगा ही नहीं कोई, लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा, तो फिर कैसे कुछ लोग सत्ता में जाएंगे? फिर लोकतंत्र चलेगा कैसे? इसीलिए लोकतंत्र में जातिवाद आवश्यक हो जाता है। अब जो लोग जातिवादी हैं, मैं भी जातिवादी हूं, सीधी सी बात है, मैं भी जातिवादी हूं, तो अपना जाति पहले घोषित कर देता हूं। देखते हैं, मैं भी जातिवादी हूं, आप भी जातिवादी हैं, हम सब लोग जातिवादी होते हैं तभी वोट देने जाते हैं। अगर आप जातिवादी नहीं है तो वोट देने क्यों जाइएगा? आपकी वास्तविक हित जो है, आपके वास्तविक और व्यक्तिगत हित, वास्तविक और व्यक्तिगत हित जो होते हैं उसकी पूर्ति आप स्वयं करेंगे, न कि कोई दूसरा करेगा। ऐसी स्थिति में कोई वोट देने जाएगा ही नहीं किसी दूसरे को, तो फिर ऐसे में लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जातिवाद किया जाता है। यह जातिवाद कई स्तरों पर होता है। सांस्कृतिक जातिवाद, सामाजिक जातिवाद और सांप्रदायिक जातिवाद। मैंने शब्द का प्रयोग किया है सांस्कृतिक जातिवाद, सांप्रदायिक जातिवाद और सांप्रदायिक जातिवाद। तीन चीजें मैंने बताई हैं। अच्छा, सामाजिक जातिवाद ही मैंने कहा था ना। सांस्कृतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक। सांस्कृतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक, तीन तरह से जातिवाद फैलाया जाता है। इसे आराम से सब लोग जानते हैं। सामाजिक जातिवाद जो एक लंबे समय से समाज में विभिन्न काम करने वाले लोगों का ग्रुपिंग था, उसके बीच में जातिवाद फैलाया गया, उनकी एक जातीय पहचान रही है। ये कुटुंबी है, एक कुटुंब के लोग, कुटुंब समझते हैं ना। अभी जातिवाद यानी कास्ट जिसे कहते हैं, कास्ट सिस्टम, रेसिज्म, ये सब सामाजिक जातिवाद है। सांस्कृतिक जातिवाद क्या है? आप फलना देवी देवता जैसे कि वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, ये सब की लड़ाई है, सांस्कृतिक जातिवाद है। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग देश के लोग भारत में आ गए, सब लोग का अपना अपना सांस्कृतिक जीवन है, ये सांस्कृतिक जातिवाद है। सामाजिक जातिवाद है जिसको कुटुंबीजन कहते हैं, यानी एक पारिवारिक रिलेशन, वैवाहिक संबंधों से स्थापित समाज, इन लोग का। और सांप्रदायिक जातिवाद कहने की जरूरत नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली बात। इस प्रकार से लोगों की लामबंदी की जाती है। लोकतंत्र में लामबंदी किया जाता है वास्तविक मुद्दों पर नहीं। क्या सिर्फ भारत में होता है? नहीं, पूरे विश्व में होता आया है, और जब से लोकतंत्र है तब से होता आया है। क्योंकि लोकतंत्र में संप्रभुता नहीं होती, इस पर मैंने काफी वार्ता की है। लोगों के अंदर में यह भ्रम रहता है कि आपका हित आपके जातीय पहचान में है। प्रत्येक नेता, वास्तव में नेता नहीं, राजनीतिज्ञ मैं कहूंगा,
प्रत्येक पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ जो लोकतंत्र में अपना हित बिना उत्तरदायित्व लिए साधना चाहता है, वह जानबूझ करके समाज को अलग अलग समूहों में बांटता है, विभेद उत्पन्न करता है, और वह जातिवाद ही है। चाहे वह सांप्रदायिक जातिवाद हो, सांस्कृतिक जातिवाद हो, या फिर सामाजिक जातिवाद हो, कि 4 प्रकार से लोगों का समूहीकरण करना है। एक ही व्यक्ति तीनों जातिवाद में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति सामाजिक रूप से वह ओबीसी हो, वही व्यक्ति एक जाति के रूप में, वर्ग के रूप में क्षत्रिय भी हो सकता है। सामाजिक जातिवाद से वो क्षत्रिय है, सरकारी के हिसाब से वो ओबीसी है, सांस्कृतिक रूप से वह हिंदू या मुसलमान कुछ भी हो सकता है। तो पूजा पाठ अलग, दीपावली मनाता हो, छठ मनाता हो सकता है। सांस्कृतिक रूप से वह अलग होगा, हिंदू या मुसलमान होगा। फिर सांप्रदायिक रूप से अलग अलग संप्रदाय में हो सकता है। मैंने कहा हिंदू संस्कृति, मैंने कहा हिंदू संस्कृति मानने वाला। सांप्रदायिक रूप से वो अलग हो सकता है। सांप्रदायिक रूप से कैसे अलग हो सकता है? वह हिंदू भी होगा तो हो सकता है कि वह देवी उपासक ना हो वो अलग संप्रदाय है, वो भोला बाबा की पूजा नहीं करता हो सकता है वो किसी अन्य मत का, वो नास्तिक भी खुद को कहता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जातीय रूप से वह एक समूह ओबीसी में आ रहा है, सामाजिक रूप से वह क्षत्रिय वर्ग में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। सांप्रदायिक रूप से वह शैव या शाक्त ना हो, वैष्णव हो सकता है एकदम भारत में। लेकिन उसके हितों को परिभाषित किया जाता है लोकतंत्र में राजनीतिज्ञों द्वारा। नेता तो बुद्धू होता है, वो दलाल होता है। राजनीतिज्ञ लोगों जिसे चतुर व्यक्ति कह सकते हैं, वो जो मीडिया में आते हैं, भचर भचर भाषण मारते हैं, मीडिया में जाते हैं, वो लोग पत्रकार के तरीके से होते हैं। वो लोग जानबूझ के विभेद करते रहते हैं ताकि लोग वोट दें। इन भाटों का प्राचीन काल से काम है सत्ता जहां होगी जूठन खाने पहुंच जाते हैं। जूठन खाने वाले लोग होते हैं ये लोग, राजनीतिज्ञ होते हैं। उन्हें न खाना पकाना है न खाना पकाने के लिए संसाधन जुटाना है, किसी भी भोज में शामिल होकर पत्तल चाटना है। इसलिए पत्तलकार मैं कहता हूं, ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ये चतुर लोग होते हैं। ये लोग समाज को हमेशा डिवाइड करते हैं ताकि समाज आपस में टुकड़े टुकड़े में बटा रहेगा, तो एक दूसरे से संघर्ष करेगा और वोट देगा, और नेतागिरी या राजनीति जिंदा रहेगी, और यही उनकी कमाई का साधन होता है। तो लोकतंत्र में जातिवाद की यही वास्तविकता है। इतनी सी बात मैं बहुत कम बातें करना चाहूंगा। जातिवाद की वास्तविकता भारतीय लोकतंत्र में क्यों है, मैं उन चीजों पर नहीं व्याख्या करना चाहता कभी, मैं सैद्धांतिक बातें करता हूं जो वास्तव में अभी देखने को मिल रहा है। आज के समय का फिलोसफर शायद मैं हो जाऊं, राजनीतिक फिलोसफर, पॉलिटिकल फिलोसफर हो जाऊं, राजनीतिक दार्शनिक की तरह, क्योंकि वास्तव में यही होता आया है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित लोकतंत्र में सिद्ध होता ही नहीं है। कहा जाता है बेरोजगारी है, चला थोड़ा सा बेरोजगारी पर बात करते हैं। बेरोजगारी है तो उसको भी ग्रुपिंग किया जाता है। मीडिया क्या कहता है? हिंदुओं में बेरोजगारी है, मुसलमानों में बेरोजगारी है। बात करते समय वह व्यक्तिगत रूप से नहीं कहेगा। ओबीसी में कम सीटें आ रही हैं, एससी में कम सीटें आ रही हैं, जनरल में कम सीटें, क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को कम सीटें आ रही हैं, सीट का विभाजन ऐसे ऐसे हो रहा है। बेरोजगारी का भी वह जातीय विभाजन दिखाता है। इसके बाद क्षेत्रवाद ही करता है वह, क्षेत्रीय विभाजन, सांप्रदायिक विभाजन हो गया, सांस्कृतिक विभाजन। देखिए किस संस्कृति वाले लोग ज्यादा सक्सेस हैं। बंगाल की संस्कृति, गुजरात की संस्कृति, क्षेत्र के आधार पर वो सांस्कृतिक विभाजन करके बताएंगे कहां पर बेरोजगारी का दर क्या है। उसका विभाजन का यही आधार होता है कि वह किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई जातिवाद स्थापित कर दे। क्षेत्रवाद भी एक प्रकार का जातिवाद ही है, वो ग्रुपिंग कर रहा है ना, समाज का ग्रुपिंग करता है। कहां गुजरात में ज्यादा व्यापारी हैं, देखिए व्यापारियों की सफलता जब अगर ऐसा सवाल मेरे सामने ही आता है, मारवाड़ी व्यापारी बहुत धनी हो गए, गुजरात के लोग बहुत धनी। इस तरह से हमेशा ह्यूमन
सोसाइटी को ग्रुप में ढालता है, मानवीय समाज को वह अलग अलग समूहों में बांटता है, अलग अलग प्रकार से जातिवाद करता है, यानी जात बना देता है। गुजराती लोगों का जात, बिहारी का जात, उत्तर प्रदेश का जात, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, ये सांस्कृतिक विभाजन तो कर ही देता है। इस प्रकार से वह जातीय विभाजन करके ये चतुर्वर्ग लोकतंत्र को जिंदा रखता है, ताकि लोग आपस में बेकार के मुद्दों के लिए संघर्ष करें और बेकार के मुद्दों के लिए वोट करें, जिससे उनका व्यक्तिगत हित सिद्ध न हो। अब रही बात मेरी वार्ता में, मैंने ये सिद्ध किया, मैं फिलोसफर क्यों बना बैठा हूं, मैं फिलॉसफी क्यों देता हूं। मेरी इस फिलॉसफी के पीछे सीधा सीधा उद्देश्य है, क्योंकि मैं स्वयं शासक अर्थात राजा बनना चाहता हूं। इसीलिए मैं फिलॉसफी दे रहा हूं। क्यों मैं फिलॉसफी दे रहा हूं? क्योंकि मैं स्वयं शासक बनना चाहता हूं, और अगर मैं शासक बनना चाहता हूं तो मुझे परंपरागत लोकतांत्रिक राजनीति से अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में मेरा व्यक्तिगत हित नहीं है। मेरा व्यक्तिगत हित है बिल्कुल नहीं है, ना आपका है, क्योंकि आपका भी व्यक्तिगत हित कर देगा। हो सकता है कि हिंदू के रूप में आप पंडित पुजारी हो, आपको मंदिर में पूजा करने से धन कमाने की इच्छा हो, जिसकी संख्या बहुत कम है, तो वहां पर आप सांप्रदायिक विभाजन से लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोग, पुरोहित लोग जो पूजा पाठ कराते हैं वो बहुत कम जनसंख्या में होते हैं। लेकिन आपको आपकी जाति के हिसाब से कह दिया गया कि आप पुरोहित वर्ग के हैं, इसलिए आप पुरोहित होने का, पुरोहितों का हित इसमें है। अरे भाई, सबको नौकरी चाहिए। आप पंडित पुरोहित हैं तो क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए, तो रोजगार नहीं चाहिए? आप नहीं चाहते हैं कि सभी मंदिर में घंटी बजाते रहो? भाई नियम कानून, हिंदू राष्ट्रवाद में अगर समस्या खड़ी हो जाएगी, जो लोग सत्ता में जाएंगे, जो सत्ता में जाएंगे, भाई तुमको घंटी डोलाने पर पैसा तो देंगे, लेकिन वह राजनीतिक शक्ति अगर तुम्हारे बेटे में आ गई कि हम राजनीति करेंगे, हम शासक बनेंगे, तो फिर तुम्हारी स्थिति खराब है। थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए, दूसरा उदाहरण देता हूं। हो सकता है आप श्रमिक वर्ग के हो, आज आप दलित हो, आज आप दलित हो। दलित वर्ग के रूप में आपको नौकरी में आरक्षण, ये आरक्षण, वो आरक्षण, बहुत सारी सुविधाएं, SC ST एक्ट में आरक्षण दे रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आपको क्या नेता, आपको जैसे जो दलित का ही नेता है, क्या आपको सत्ता में पहुंचा देगा? नहीं। अगर आप में सत्ता की लालसा है तो नेता तो वो नहीं देगा ना आपको। आपकी वही इच्छा की वो पूर्ति करेगा जिससे उसका फायदा है। आपको बेकार के मुद्दे के लिए वोट करवाएगा। ओबीसी बेचारे, बेचारे नहीं, इनके बीच में भी ग्रुपिंग है। आपके भी हित, ओबीसी के लिए नेता है, हम ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी का हित करते हैं, उससे ब्राह्मण से लड़ना है, इससे लड़ना है, दलितों से लड़ना है, दिल्ली से लड़ाना है। अब नेताजी खुद सदन में जाएंगे और आपका वोट ठग करके आपको गांव में बेइज्जत होने के लिए छोड़ देंगे। क्या आपको इससे क्या हित होता है? व्यक्तिगत लाभ क्या होता है ओबीसी को? क्या एससी को कोई व्यक्तिगत लाभ होता है? एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब मैं भी जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं। आपकी व्यक्तिगत पहचान क्या है? व्यक्तिगत पहचान आपकी अपनी आर्थिक भौतिक सफलता है, आपकी मानसिक संतुष्टि, जिससे आप अपना सामाजिक स्तर बढ़ा सकते हैं, आर्थिक संपन्नता, जिससे विलासितापूर्ण जीवन जी सके। अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आपका समाज में सम्मान हो। ये आपकी व्यक्तिगत, ये आपके व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत हित की इच्छा है। लेकिन इसका तो लाभ कोई भी नेता नहीं देता ना आपको, तो फिर आप वोट क्यों दे? मैं तो बिल्कुल वोट क्यों दे पर ही चोट करता हूं, क्योंकि मैं नोटा दबाता हूं, मैं नोटा दबाता हूं। जब तक कि मैं राजा ना बन जाऊं, और राजा बन जाऊंगा तभी लोकतंत्र तो होगा नहीं, वोट तो मैं देने दूंगा नहीं, वोट की तो मुझे जरूरत है नहीं। इसलिए जब तक मैं राजा नहीं हूं तब तक मैं वोट से आपको भगाऊंगा। तो वोट क्यों देना? आपका व्यक्तिगत हित करता है कोई नेता? हाँ, एक शर्त पर मैं कहूंगा कि वोट दीजिए, व्यक्तिगत हित कर दे आपका। हो सकता है नहीं कुछ हो तो एक मुखिया चुनाव में 1000 रुपया ले लेता है एक दलित वोटर, क्योंकि मैं समाज में हूं जहां से, वहां मैं देखता हूं कि दलित लोग खुल्लम खुल्ला पैसा मांगता है वोट देने के लिए। अगर आप दलित गैर दलित हैं तो आपसे खुल्लम खुल्ला कहेगा बोतल का पैसा दे दो। अब बोतल में अब तो खुल्लम खुल्ला पैसा मांगता है, खुल्लम खुल्ला पैसा मांगता है। भाई आप भी वोटर हैं,
कोई भी नेता कोई पार्टी का प्रचार से मत दीजिए, सीधा सीधा रुपया मांगिए, क्योंकि सदन में जाने के बाद तो घोटाला करेगा ही, आपसे वो पैसा वसूल नहीं लेगा। लेकिन आपके व्यक्तिगत रूप से तो नहीं पैसा वसूलेगा ना, इसलिए व्यक्तिगत रूप से पैसा मांग लीजिए। रिश्ते लोकतंत्र में ऐसे ही होते हैं। क्यों ना हम पहले पैसा मांग लें। अगर पहले हम पैसा मांग लेते हैं तो बहुत बड़ा फायदा है, तत्काल तो रुपया हो जाएगा। वोट बेच दो, वोट बेच दो, ताकि कोई हिम्मत ना करे फिर आपको बेकार के मुद्दे में फंसा करके मुफ्त में वोट लेना, मुफ्त में वोट लेने का साहस ना करे। गंदे चुटकुले देखता हूं कि ये जातिवाद, ये वर्गवाद, लोकतंत्र में मुफ्त में आपका वोट लेने के सब चोचले हैं। इसलिए अगर कोई नेता आपसे जाति के आधार पर, समाज के नाम पर वोट मांगता है या इस तरह की कोई भ्रामक बातें करता है, तो सीधी सी बात है, भाई पैसा मांग लो, पैसा मांग लो। नेताजी अगर रुपया देते तो जरूर उसको वोट दीजिए, फ्री में मत दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो वो अपना एजेंडा सेट करेगा, अपना एजेंडा सेट करेगा। इसलिए खुल्लम खुल्ला पैसा मांगो। अब रही बात मेरी, तो मेरे राजतंत्र में क्या पैसा दे करके तुम मेरे नागरिक बनोगे? मैं और मेरे राजतंत्र में मैं स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। मैं कहा मेरा समर्थन करो, पैसा ना देना ना लेना। समर्थक बनोगे, मैं शासक बनते ही, राजा बनते ही वो सारी सुविधाएं दूंगा जो एक राजा के पास होती है। राजा के समर्थक लोग भी राजा ही होते हैं, प्रजा कहलाते हैं, लेकिन उनके हित जो होते हैं वह राजा के समान होते हैं। जनता तो होती है उसकी नौकर, और जब तक आप जनता बने हुए हैं तब तक हर नेता आपको ठगेगा। तो भाई राजतंत्र में जनता उसको कहा जाता है जो प्रजा की नौकर होती है। राजा के नौकर भी जनता कहलाते हैं, क्योंकि प्रजा जो होती है वह तो राजा का संतान की तरह होती है। जो राजा का समर्थक नहीं होता है वो जनता होती है। तो बस मेरे समर्थक बनिए, सीधी बात है, मैं आपको संसाधन दूंगा, वो सुख सुविधाएं दूंगा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, और व्यक्तिगत हित आपका होगा, ना कि आप फलना जात से हैं और फलना समूह से हैं, ऐसी बात नहीं है। जातिवाद नहीं होता राजतंत्र में। राजा के पास जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं होता। राजा का जात अलग जात होता है, सारे राजा एक जात हो जाते हैं और सारी प्रजा जो होती है उसी की जात की होती है, उसी का हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। इसलिए राजतंत्र में जातिवाद का अस्तित्व नहीं होता है। पूरा रामायण में आपने कितने जात को पढ़ा है? पूरा रामायण पढ़ लीजिए, जिसमें कितनी जातियों का पता चलता है। जिन जातियों का पता चलता है वो देखिए तो भगवान राम का विरोधी था, का समर्थक था, जिसमें जाति का वर्णन आएगा और जिस जाति का वर्णन नहीं होता, मतलब समझ जाइए कि भगवान राम के जात के लोग थे, उसकी जाति का वर्णन नहीं होगा। जाति का जो भी वर्णन होगा भगवान राम के जात का नहीं होगा। यानी राजा की जाति वही होती है जो उसकी प्रजा की जाति होती है, वो भी जाति है। और जो राजा का विरोधी होता है उसी की जाति परिभाषित हो जाती है राजतंत्र में। रामायण का इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि रामायण में आपको गौर से देख लीजिएगा, भगवान राम की जाति का कभी वर्णन आया? नहीं आया। धोबीबा का वर्णन आया है ऋषि मुनि का नाम आया है, राक्षस का नाम आया है, वानर का नाम आया है, क्योंकि ये सब उनकी जाति नहीं थी। लेकिन अयोध्या में कौन कौन लोग रह रहे थे, बाकी किसी का वर्णन नहीं आया। आर्य सुमंत की जाति का पता चला? नहीं पता चला। पूरा रामायण पढ़ लीजिएगा, आपको आर्य सुमंत का जाति का पता नहीं चलेगा। निषाद राज गुह का आपको जात पता चलता है ना कि निषाद राज थे। ये क्यों था? क्योंकि वो खुद अलग से राजा बना हुआ था, वह अलग समूह का राजा था, यानी कि वह निषाद जाति का सरदार था, अर्थात उनकी प्रजा नहीं था। मित्रता थी ना, रामचंद्र की मित्रता थी, उनकी जाति का व्यक्ति तो नहीं थे, जाति तो नहीं थी। इसीलिए राजतंत्र में जाति वही होती है जो उसकी प्रजा नहीं होती है।
उसी की जाति होती है, जनता की जाति होती है, राजा की जाति नहीं होती। राजा के समर्थक लोग और राजा के प्रजा लोगों की जाति का पता नहीं चलता। इसलिए मैंने जातिवाद पर अच्छा खासा विश्लेषण कर दिया। अब मैं वार्ता को विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।